जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3। इससे पिछले लेक्चर में हमने जाना था कूलम्ब्स लॉ के बारे में कि किस प्रकार से अगर दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के पास कुछ सेपरेशन में रखे हुए होते हैं तो उस पर फोर्स किस प्रकार से एक्ट करता है। हमने जाना था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस r सेपरेशन पर रखे हुए हैं और Q1 Q2 चार्ज है तो उस पर फोर्स इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 वो दो चार्जेस होते हैं जो r सेपरेशन पर रखे हुए होते हैं। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि यदि अभी तक हमने बात की थी दो पॉइंट चार्जेस की कि अगर यदि कई चार्जेस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं और किसी एक चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है कि उस पर नेट फोर्स कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक प्रिंसिपल दिया गया है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। इस प्रिंसिपल के अनुसार मान लीजिए ये एक प्लेन है जिस पर Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज रखे हुए हैं और हमें Q1 चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। Q2 Q3 और Q4 चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स निकालना है। तो ये फोर्स हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसी के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिया गया है। उस प्रिंसिपल के अनुसार हमें अगर इस पॉइंट पर Q1 चार्ज पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो निकालना है, तो उसके लिए इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा और इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, उसे हम इंडिविजुअल करके कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं। और जो नेट फोर्स हमें निकालना है उसके लिए इन तीनों जो ऑल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इनका वेक्टर सम लेते हैं। हम समझते हैं ये प्रिंसिपल किस प्रकार से वर्क करता है। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें n चार्जेस रखे हुए हैं। जिनका नाम है Q1 Q2 Q3 ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है। हमें Q1 चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है जो कि Q2 Q3 और बाकी जो n नंबर चार्जेस हैं इनके द्वारा Q1 पर एक्सर्ट होगा। तो ये फोर्स एक वेक्टर सम होगा, फोर्स ऑन Q1। ये आपका नेट फोर्स होगा, ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। ये मान लीजिए Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 Q3 Q4 और Qn नंबर ऑफ चार्ज रखे हुए हैं। हम इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम कूलम्ब्स लॉ से इजीली निकाल सकते हैं। और ये बात एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो चुकी है कि जब n नंबर ऑफ चार्जेस या कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए होते हैं और हमें तो उस समय जो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है वो अफेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर ये दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है अगर ये चाहे ना भी हो तो फोर्स उतना ही लगेगा। तो अगर इस चार्ज पर हमें इन सभी चार्जेस के द्वारा लगने वाला फोर्स निकालना है तो ये फोर्स वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल जो फोर्स लग रही है हर चार्जेस से उसका। आइए दोस्तों, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी 3 वर्टिसेस पर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है Q, और इस ट्रायंगल की जो साइड है वो
उसकी लेंथ L है। हमें इस सेंट्रॉइड पर जो पॉइंट रखा हुआ है चार्ज Q, इस पर नेट फोर्स निकालना है जो कि इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पर एक्सर्ट हो। इसे मानते हैं पॉइंट A, B, C, O। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमें दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन है उसे निकालने के लिए उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस निकालना जरूरी होता है। सबसे पहले अगर हमें इन दोनों फोर्सेस के बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स एक्ट करेगा उसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें यह डिस्टेंस निकालनी जरूरी है, यह डिस्टेंस निकालनी जरूरी है और यह डिस्टेंस निकालनी जरूरी है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम तीनों वर्टाइसेस से मीडियन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट होंगी और ये पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा एंगल 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। मीडियन एंगल को बाइसेक्ट कर देती है तो ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, इसका हाफ एंगल ये 30 डिग्री का हो गया और ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा वेक्टर्स के बारे में हम उनका यूज करेंगे और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए। मान लीजिए ये ए बी साइड है तो जो इसका थीटा कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है। तो ए बी का cos थीटा कंपोनेंट जो ए डी होगा, ए डी क्या होगा, ए बी बराबर ए बी cos थीटा। अब थीटा यहाँ पर 30 है तो ए डी बराबर ए बी cos 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री एंगल है, ये ए डी है, ए बी का 30 डिग्री जो एंगल वाला कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है। आप इसे पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो ए बी का जो cos वाला जो ए बी का जो cos वाला कंपोनेंट होगा वो ए डी होगा। तो ए डी बराबर cos 30। इस प्रकार से हम ए डी बराबर, ए बी की लेंथ हमारे पास L है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ए डी की लेंथ हमारे पास L × √3/2 आ चुकी है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है वह इस जो परपेंडिकुलर है, मीडियन है परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है, इस पर इसे डिवाइड करता है 2:1 में। मतलब ये डिस्टेंस जो AO है, ये अगर 2 है तो OD जो डिस्टेंस है वो 1 होगा। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि AD बराबर जो AO है वह इसका ये 3 पार्ट है, 3 में से 2 पार्ट AO एक्वायर किए हुए हैं और OD ये सिर्फ एक पार्ट है। तो हम लिखेंगे AO बराबर 2/3 पार्ट ऑफ AD। फिर समझिए जो AO है, सबसे पहले समझिए कि जो सेंट्रॉइड होता है वो जो परपेंडिकुलर होता है, जो किसी एक वर्टेक्स से एक जो सामने वाली साइड है उस पर गिराया जाता है, तो इस सेंट्रॉइड इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। इस प्रकार से AO प्लस OD बराबर AD है, जो कि इसे हम तो इस प्रकार से हम AO को 2/3 पार्ट, ये 2 पार्ट से 1 पार्ट है, AD का 2 पार्ट, 2/3 पार्ट ऑफ AD हम AO को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बराबर 2/3 AD आ गया। हाँ, हमारे पास AD की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, तो AO बराबर 2/3 इंटू AD होगा L √3/2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम्स, तो AO बराबर होगा L/√3। देखिए दोस्तों, हम AO निकाल चुके हैं। इस प्रकार से हम ये Q चार्ज और ये कैपिटल Q चार्ज, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे निकाल चुके हैं। अब हम कूलॉम्स लॉ यूज करके इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है Q चार्ज पर ड्यू टू स्मॉल Q चार्ज,
उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सिमेट्री यूज करके हम बी और ये डिस्टेंस भी, सी एंड ओ ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी और L/√3, क्योंकि हम AO को L/√3 निकाल चुके हैं। इस प्रकार से हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ती है अगर हम किसी भी चार्ज पर बाकी चार्ज जो फोर्स लग रहा है उसे निकालना चाहें तो हम निकाल चुके हैं BO बराबर CO बराबर AO बराबर L/√3। क्यू चार्ज पर जो पॉइंट ए पर क्यू चार्ज रखा है, इस पर इसके द्वारा फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू चार्ज, जो कि एट जो रखा हुआ है प्लेस्ड एट ए। तो पूरा मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उस हिसाब से हम F1 फोर्स नाम देते हैं इन दोनों को जो एक्ट कर रहा है। F1 बराबर होगा 1/4πε0 इंटू, इसे हम अभी Q ही रख रहे हैं, K ही रहने देते हैं, Q1 Q2 बाय जो डिस्टेंस थी वो L/√3, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो K Q बाय L/3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो F1 बराबर आएगा K Q, यहाँ 3 ऊपर पहुंच जाएगा और बाय L², ये F1 होगा, जो कि इस पॉइंट पर जो Q चार्ज रखा है इस पर एक्ट कर रहा है इस Q चार्ज से। साथ ही ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी हमें लिखनी होगी, ये होगी अलोंग, ये फोर्स इस तरह ऐसा लगेगा तो अलोंग ए हो, ये फोर्स F1 फोर्स नाम दिया है, ये फोर्स ऐसा लगेगा F1। F1 फोर्स हम लगा चुके हैं। इसी प्रकार से हमें इस पॉइंट पर कैपिटल जो C पर चार्ज रखा हुआ है इससे फोर्स निकालना है और जो B पॉइंट पर रखा है इससे फोर्स निकालना है। फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q प्लेस्ड एट B, इसे हम F2 नाम देते हैं। F2 बराबर K, इसका मैग्नीट्यूड भी Q है, इसका स्मॉल Q, K Q बाय डिस्टेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं, AO बराबर BO बराबर CO बराबर L/√3, तो L/√3 का होल स्क्वायर, इसे हम सीधे रख सकते हैं 3KQ बाय L²। इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग, ये डायरेक्शन अलोंग BO, और हम बात करें अगर फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q प्लेस्ड एट C, तो F3 बराबर होगा, हम इसे F3 नाम देते हैं, ये F2 है और F3 नाम देते हैं हम जो पॉइंट C पर ऑब्जेक्ट पॉइंट चार्ज रखा है और O पर रखा है, तो F3 बराबर होगा K Q बाय डिस्टेंस वही है L/√3 का होल स्क्वायर, तो ये निकलेगा 3K Q बाय L²। इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग, क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसकी डायरेक्शन होगी ये अलोंग CO, ये F3 की डायरेक्शन। अब हम तीनों फोर्सेस निकाल चुके हैं। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके हम इस चार्ज पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसे निकालेंगे, और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के अनुसार ये फोर्स जो इस पर नेट फोर्स लगेगा वो F1, F2 और F3 इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। अब हमारा F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालेंगे।
सबसे पहले ये 30 है, ये 30 है, एक ट्राइंगल बन रहा है OBC, तो 30 30 60 हो जाएगा, और 180 में 60 जब घटाएंगे तो यहाँ पर ये पूरा एंगल आपको 120 का होगा, तो ये एंगल ही 120 का होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। हम इसे बनाते हैं F2 और F3, जो एंगल है वो 120 डिग्री है। वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके हम इसे निकाल सकते हैं कि F2 प्लस F3 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F3 कॉस थीटा ये होगा। अब हम जानते हैं कि F1 F2 और F3 हम इसे लिख लेते हैं कि F1 F2 और F3 तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। तो इस प्रकार से इसका रिजल्टेंट आएगा वो है इस डायरेक्शन में, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इस प्रकार से F2 प्लस F3 रिजल्टेंट आएगा वो हम जानते हैं F2 और F3 और F1 तीनों इक्वल है, तो हम यहाँ पर F3 को F2 से रिप्लेस करते हैं, तो F2 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F2, थीटा हम समझ चुके हैं 120, फिर F2 यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे, 2F2 का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 2F2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 120 की वैल्यू होगी -1/2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे F2 प्लस F3 बराबर यहाँ 2F2 का होल स्क्वायर, ये माइनस आगे आएगा तो 2F2 का होल स्क्वायर माइनस F2 का होल स्क्वायर बचेगा, तो इसमें से सिर्फ F2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर लेना है। हम इस रिजल्टेंट को F डैश मान लेते हैं, तो इसका बराबर F2 है, तो इसकी जो रिजल्टेंट है इसकी F2 और F3 का रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी along O to A। अब हमने पहले समझ चुके हैं कि F डैश बराबर कि F2 की वैल्यू और F1 की वैल्यू और F3 की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो और F क्यू नेट को निकालना है, F क्यू नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हमारे पास है। तो क्यू नेट बराबर आएगा F1 प्लस F2 और F3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो F2 के बराबर F2। अब चूंकि हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो F1 का मैग्नीट्यूड हम पहले ही निकाल चुके थे 3K/L²। अब एक चीज यहाँ पर समझिए कि जो F2 की F डैश है, F डैश की जो डायरेक्शन है वो जस्ट OA है, और जो F1 की डायरेक्शन है वो O to D है, यहाँ पर D पॉइंट था, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो इन दोनों में से किसी एक को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, और F डैश बराबर F2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड F2 की मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और F1 F2 और F3 और F डैश चारों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे 3K/L², ये कैंसिल हो जाएगा और F नेट बराबर आएगा 0। मतलब यदि तीन चार्जेस अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और वो एक लिटिल ट्रायंगल के तीन वर्टाइसेस पर रखे हुए हैं,
तो जो सेंट्रोइड पर जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा। हाँ दोस्तों, तो अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज रहता है वह एक एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है और चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो चार्ज होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, लेकिन हम इसे फिर भी कंटिन्यूअस एज्यूम करते हुए इसे कंटिन्यूअस मानते हैं। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज किसी कंडक्टर के लेंथ के अलाउंग डिस्टॉर्टेड हो, मान लीजिए एक एल लेंथ का वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, हम इसके बहुत ही छोटे से टुकड़े को लेते हैं, इसकी लेंथ dl है। मान लीजिए इस dl लेंथ के छोटा सा कंडक्टर है, उसका एक टुकड़ा है, इस पर dq चार्ज प्रेजेंट है, तो हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार इसे लैम्डा से नोट करते हुए dq बाई dt को dq बाई dl लिखेंगे। किसी भी कंडक्टर की लेंथ के अलावा उस पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी यूनिट लेंथ पर उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। The charge present per unit length of the conductor is called linear charge density। इसे हम लैम्डा से नोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है dq बाई dl। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो हम चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेंथ मीटर, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलम पर मीटर। जो सेकंड टाइप का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसका एरिया S है, हम इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसका एरिया ds है, तो इस पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसे हम dq मान लेते हैं, तो dq बाई ds, इसे हम एक नया नाम देते हैं जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे हम सिग्मा से नोट करते हैं। इसका अर्थ ये है कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर
सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे हम सिग्मा से नोट करते हैं, सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी एस। अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो चार्ज कूलम सरफेस एरिया है, तो सर एरिया मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड टाइप का जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉल, एक 3D फिगर है, जो कि यहां बनाना तो नॉट पॉसिबल ही नहीं है। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसका वॉल्यूम V है। मान लीजिए इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसका वॉल्यूम dV है, और इस पर dQ चार्ज प्रेजेंट, तो dQ बाय dV, इसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे हम रो से नोट करते हैं। द चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट वॉल्यूम of the conductor is called volume charge density। इसे हम रो सिग्मा से नोट करते हैं। रो बराबर होता है dQ बाय dV। ऐसे यूनिट की बात की जाए तो कूलम पर वॉल्यूम को मीटर क्यूब। इस प्रकार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की ऐसा यूनिट होगी कूलम पर मीटर क्यूब। हाँ दोस्तों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और साथ ही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपके घर में आपके जो भाई बहन हैं वो आपसे ही प्रेरित रहते हैं। वो कहते हैं ना कि गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है, और सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद ही बनाना है। जय हिंद, जय भारत।